हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे मुख्य सेविका डीवी कब से शुरू हो सकती है। डीवी से संबंधित डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप सभी के काफ़ी कन्फ्यूज़न डाउट थे जो कि आपने पूछे थे, उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा। मेरे बताने के बाद भी अगर आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। आपको सभी चीज़ों के रिप्लाई मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में, या तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हर एक चीज़ मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आइए समझते हैं एक एक चीज़ों को और ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करें कि मुख्य सेविका की डीवी कब से शुरू हो सकती है। मैंने पिछली भी वीडियो में आपको ये चीज़ें बताई थी कि दिसंबर में होना तय है, आपको भी पता है। तो 10 दिसंबर के आसपास आपका शेड्यूल जारी हो जाएगा और ये जो है आपका 15 दिसंबर के बाद शुरू होगा। 15 के बाद मतलब ज़रूरी नहीं है कि 15 को ही हो, 18 को भी हो सकता है, 17, 19, मतलब 15 से 20 के बीच में शुरू हो जाएगा आपकी डीवी। तो उसके पहले आप लोग सभी अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रखिएगा। और डॉक्यूमेंट से संबंधित अब तो आपके डाउट क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि आपको एक ही जगह से नहीं, डिफरेंट जगह से टीचर्स के माध्यम से आपको हर एक चीज़, सुझाव और जो जो चीज़ें हो सकती हैं अच्छे से बताई जा रही हैं। तो आइए फिर भी कुछ चीज़ों को देखते हैं जो कि डाउट बने हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि 2 साल 3 साल के जो ग्रेजुएशन है, सब्जेक्ट लिए हुए हैं, उनका क्या होगा। मतलब कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि केवल जो सब्जेक्ट आपकी एलिजिबिलिटी में मान्य था केवल 2 साल किया है, कुछ ऐसे हैं जो कि 3 साल किए हुए हैं। तो कुछ लोग डर रहे हैं कि अब मैंने 2 ही तो साल किया, ऐसा तो नहीं है कि मैं बाहर हो जाऊं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप यूपी के अंदर हैं तो और भी सेफ है, क्योंकि यूपी के अंदर टीचिंग के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये मान्य होता है, तो आप भी इसमें एलिजिबल हो 100%। देखिए, जैसे क्या होता क्या है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। जब यूपी में आप कहीं पर भी ग्रेजुएशन करते हैं तो यही होता है। उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आपको 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं, ठीक है। यही प्रोसेस आपका दूसरे साल भी चलता है, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। लेकिन जब थर्ड ईयर का नंबर आता है तो केवल 2 सब्जेक्ट लेने होते हैं। तो ऐसा हुआ होगा कि कुछ अभ्यर्थी जो कि इस परीक्षा को दी हैं, उन्होंने मेन स्पेशल एलिजिबिलिटी वाला जो सब्जेक्ट मांगा गया है, समाज शास्त्र, बाल विकास और गृह विज्ञान, उसी को छोड़ दिया होगा और इसमें जो है उनके जो पिछले 2 रहे होंगे उसी को पढ़ा है, कंटिन्यू रखा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। आपका भी फाइनल होगा अगर आप मेरिट में आ रही हैं अपने नंबर के अकॉर्डिंग, तो ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। दूसरी बात करें, डिग्री में एनरोलमेंट नंबर नहीं है तो क्या करें। क्या एफिडेविट बनवानी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं बनवाना पड़ेगा। क्यों नहीं बनवाना है, और क्या सभी में ऐसा है कि किसी में नहीं है या सब में है, इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, जितने लोग भी वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, एक तो आपके यूपी के भी हैं, कुछ लोग बाहर के भी हैं, मतलब अदर स्टेट के भी लोग होंगे जो कि अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। तो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना जो है प्रोफार्मा होता है कि वो किस तरीके से किस तरीके से आपका जो है डिग्री दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों की डिग्री दूसरे टाइप से जो है प्रिंटेड होगी, किसी की दूसरे तरीके से होगी। किसी में एनरोलमेंट नंबर लिखा है, किसी में नहीं लिखा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। रोल नंबर आपका सही होना चाहिए, यानी जो फाइनल ईयर का आपका मार्कशीट यानी अंक पत्र था, बीए या जो भी है आपका, उसका होना चाहिए, ज़रूरी है। और बीएससी होम साइंस के जो भी अभ्यर्थी हैं, उनका डिसीजन जो फाइनल होगा वो आयोग का है, कि वो लोग डिसाइड करेंगे आपको लेना है नहीं लेना है। लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक शायद ले ही ले, तो आप लोग का भी यही होगा कि फाइनल ईयर का सब कुछ देखा जाएगा। तो डिग्री में अगर आपके एनरोलमेंट नंबर नहीं है तो बिल्कुल परेशान ना हो। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं इसमें अगर कि उनको पर्टिकुलर में डिग्री में ही दिक्कत आ रही, तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और डिग्री में क्या दिक्कत है आप ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कोशिश करेंगे कि अगर सेम आपकी जो प्रॉब्लम है किसी और यूनिवर्सिटी में वही चीज़ है या आपकी ही यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन अलग से दे दूंगी, चाहे कोई भी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो। आप ये क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा ताकि पर्टिकुलर उसको क्लियर किया जा सके। तो डिग्री में एनरोलमेंट नंबर नहीं है, इसके लिए अब आप परेशान नहीं होंगे, ना ही इसके लिए एफिडेविट की कोई ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अंक पत्र में जो है तीनों साल एनरोलमेंट नंबर नहीं है तो क्या करें। ये भी एक कन्फ्यूज़न बना हुआ है। जैसे ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तीनों ईयर की आपकी मार्कशीट लगेगी, आप तीनों लेके जाएंगे। किसी किसी यूनिवर्सिटी में पहले साल में एनरोलमेंट नंबर लिखा है और 2 साल में नहीं लिखा है, मतलब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में नहीं लिखा है। और किसी यूनिवर्सिटी में तीनों साल में लिखा है। किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो रिजल्ट जारी किए गए हैं थर्ड ईयर में है, इन दोनों में नहीं है। तो परेशान मत होइए, ये भी अंतर आपको देखने को मिलेगा। केवल आप ही एक नहीं है कि आपके साथ है, बहुत सारे 8,000 में बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से समझ रही होंगी। मैं मानती हूँ कि परेशान होने वाली बात ही होती है, एक नंबर के लिए आप परेशान हो सकती हैं। यहाँ तो सिलेक्शन की बात है, तो परेशान तो जाहिर सी बात है, डर तो लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बाहर हो जाऊँ। पर घबराइए नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं जाति और निवास प्रमाण पत्र नया नहीं बन पा रहा है तो क्या करें। तो नहीं बन पा रहा है तो परेशान नहीं होइए, क्योंकि जो पुराना आपका है वही लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उससे आप बाहर नहीं होने वाले, वहाँ नया नहीं मांगा जाएगा। आप अपने से बताएंगे कि हाँ मेरे पास ये नया है तो आपको दिखा देना होगा। जिनके बन पा रहे हैं ठीक है, नहीं बन पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। और निवास तो निवास और जाति में प्रॉब्लम मेन पड़ रहा है उनका जो कि मैरिड है, मतलब जिनकी शादी हो गई है, उनको दिक्कतें आ रही हैं, इस वजह से उनका नहीं बन पा रहा है। तो अभी परेशान ना हो, और आपका जो भी है डॉक्यूमेंट जाति और निवास का वो ऑनलाइन होना चाहिए। एक बात मैं और बता दूं कि जो ये डिग्री वाला मैटर है बहुत लोगों का हाथ से लिखा हुआ है, तो परेशान मत होइए। जो लोग 2007 में ही ग्रेजुएशन कर लिए हैं, 6 में कर लिए, उसी समय की डिग्री निकलवाई हैं, तो लोगों के वैसे ही होंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब चीज़ें चेंज हुई हैं, बाकी तो पहले ऐसे ही मिला करते थे ना अलग अलग, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये समझ में आपको आ गया होगा कि जाति और निवास का क्या मैटर है, क्या करना होगा आपको। ठीक है, परेशान नहीं होना है, इसके लिए भी पुराना ही लग जाएगा आपका। अब बात कर लेते हैं कि 60 नंबर है फिर भी डर लग रहा है। मैंने इस चीज़ को यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है कि आप लोग हमको हर रोज़ बताते हैं कि 57 है था मेरा, क्या मैं फ़ाइनल हो पाऊँगी, सेकेंड शिफ्ट है 59 है, क्या होगा, फाइनल होगा या नहीं, 61, इस तरह से आपके मैसेज आया करते हैं। तो मैं बता दूं, जो लोग यहाँ पे 70+ है ना, उन्हें भी डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपका ये नॉर्मलाइजेशन जो है, नॉर्मलाइजेशन एक ग्रहण है पूरे अभ्यर्थियों के लिए। आपकी परीक्षा की बात नहीं कर रही हूँ, सभी जितनी भी परीक्षाएं यहाँ पर आयोजित हो रही हैं यूपी में क्या कहूँ, अब तो सेंट्रल लेवल पे हो ही रहा है, क्योंकि आपके रेलवे में एसएससी सीजीएल सब में होता है। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो बहुत ही दुखदाई होती है, और इसका कष्ट जो है आप लोगों ने तो नहीं झेला, लेकिन जो पूरे 37,000 कैंडिडेट थे उसमें से 8,000 को छोड़ के बाकी सब ने बहुत झेला होगा। आपको भी ये बात माननी पड़ेगी, वाकई में जो 52 आपकी कट ऑफ गई है, बहुत सारे लोग थे कि जैसे 61 थे, 59 है, फर्स्ट शिफ्ट की मैं बात कर रही हूँ, नहीं हुआ तो दुख तो हुआ होगा ना, कि वहीं पर सेकेंड शिफ्ट के बच्चे हैं 53 पर ही है, उनका हो गया है। क्योंकि सिमिलर चीज़ें होती हैं तो गलती तो आयोग की है, मतलब ये नियम कानून जो है नॉर्मलाइजेशन को लेके गलती उनकी है, किसी भी स्टूडेंट की कोई गलती नहीं। सब अपनी मेहनत से पढ़ते हैं, नंबर सबको इक्वल मिलना चाहिए, जो जितना पाया है उसको मिलना चाहिए, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, ये तो रूल है, वो होता ही है। फिलहाल ये जान लीजिए कि जिनके 60+ है या 70+ है, सब परेशान है, क्योंकि किसी को नहीं पता फाइनल में क्या होगा। देखिए आपके अपने अकॉर्डिंग आपके नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ आपको नहीं पता, लेकिन आपने रिवाइज आंसर की चेक की, मान लो आपका 64 नंबर है, किसी का 61 है, किसी का 70 है, किसी का 59 है, इतने होंगे, मान लो किसी का 55 ही है। तो ये आपको, जैसे सेकंड शिफ्ट का कोई 55 है, वो पूछता है श्योर हूँ मैं कि नहीं, मेरा होगा कि नहीं, आपको नहीं पता कि आपको कितने नंबर दिए गए। आपको जैसे 61 है फर्स्ट शिफ्ट, आपको नहीं पता आपके नंबर कितने काटे गए। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका वहाँ पे रॉ मार्क्स बच कितना रहा है, और ये आयोग ने किसी को नहीं बताया है। इसी वजह से डर तो लास्ट टाइम तक बना रहेगा, जब तक आपका रिजल्ट जारी नहीं होता। ठीक है, तो पढ़ाई अपनी आप जारी रखिए, जो लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं। डीवी के लिए आपको कोई बहुत पढ़ाई तो करनी नहीं होती है, डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लीजिए बहुत दिन से, जब से आपके सैटरडे कल है, 1 हफ्ते हो जाएंगे रिजल्ट को आए, अब तक तो आपको सब कुछ समझ में आ भी गया होगा डीवी के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अपना रेडी रखिए, बाकी पढ़ाई जारी रखिए सभी लोग, चाहे आप 70+ हो, 65+ हो, कुछ भी हो। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई तो करनी ही है। हाँ, मानती हूँ कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि एज उनकी ज़्यादा होगी, उनको दिक्कतें हैं, तो उनकी बात तो नहीं मैं इंक्लूड करूँगी, लेकिन बाकी सभी लोग अपनी पढ़ाई को भी जारी रखिएगा। ठीक है, और क्योंकि यही तो अंत नहीं है, अगर इसमें सिलेक्शन हुआ भी तो उससे बेहतर अवसर आपके सामने है, आप उसमें भी तैयारी करेंगे। एक बात और कहना है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो कि वीडियो देख रहे हैं और कहीं ना कहीं सेलेक्टेड है, तो प्लीज़ अगर आप लोग भी हैं तो सबकी हेल्प करने के लिए ही समझ लीजिएगा कि अगर आप चाहें, अगर आप अच्छे पोजीशन पर हैं तो आप स्किप कर दें डीवी तो अच्छा होगा। बाकी सबकी अपनी इच्छा होती है कोई क्या कर रहा है। तो इस वीडियो में आपको यही सारी जानकारी देनी थी, समझ में भी आपको चीज़ें आई होंगी अच्छे से। बाकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी आपको बताऊँ। ठीक है, और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जूनियर असिस्टेंट का जो भी फॉर्म आया है उसको भी आप फिल जरूर करिएगा, अगर 2023 का पेड दिया है, क्योंकि उसमें ना कट ऑफ बहुत कम जाएगी, तो आपको एक मौका मिल सकता है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलते हैं। जय हिंद।